हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभिक गणित में। आज हम CGPSC मैथ्स एग्जाम जो होने वाला है उसका चौथा पेपर जो गणित और साइंस रहता है, उसमें गणित वाले भाग में जो कि 50 नंबर का आता है, उसमें अगर आपको इनकम टैक्स की गणना करने के लिए कहा जाए तो आप किस तरह से उसकी गणना करेंगे। तो इस तरह के सवाल हम लेके आए हैं और इससे पहले भी मैंने एक सवाल हल करके पिछले वाले वीडियो में बता दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो मैं यहाँ उसका लिंक आई बटन पे यहाँ दाहिने साइड आप लोगों को आएगा लिंक, उसमें आप देख लीजिएगा। और अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ कि अधिभार कर और सरचार्ज, इंग्लिश में उसी को सरचार्ज बोलते हैं और हिंदी में अधिभार, तो ये एक नया कॉन्सेप्ट होता है। तो इस पर मैं आज ये वाला वीडियो बना रहा हूँ। तो इसके लिए मैंने दूसरा वीडियो नहीं तो एक ही वीडियो काफ़ी था, तो उसमें सरचार्ज नहीं था, तो ये सरचार्ज वाले कॉन्सेप्ट के लिए एक दूसरा वीडियो है। तो ये वीडियो भी आप लोगों को देखना जरूरी है और पिछले वाला वीडियो आप लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए ठीक है, सवाल पे आते हैं। एक अधिकारी की कुल वार्षिक आय मकान किराया भत्ता छोड़कर 20 लाख रुपए है। उसने सामान्य भविष्य निधि, ठीक है, सामान्य भविष्य निधि में प्रति माह 5,000 रुपये, जीवन बीमा निगम में प्रति माह 4,000 रुपये जमा किए। सामान्य भविष्य निधि में प्रति माह 5,000 रुपये, जीवन बीमा निगम में प्रति माह 4,000 रुपये जमा किए। 30,000 रुपये का राष्ट्रीय बचत पत्र भी खरीदा। एक अनाथालय को 20,000 रुपये दान दिया, जिस पर 50% टैक्स से छूट मिलती है। देखिए, सिर्फ 50% मिलेगी, ठीक है। अनाथालय में जो 20,000 रुपये दान किया है उस पर सिर्फ 50% टैक्स छूट मिलेगी। यदि सभी बचतों पर छूट की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए हो, ठीक है, सभी बचतों पर, लेकिन सभी बचतों का मतलब ये है कि बाकी के, लेकिन ये अनाथालय में जो 20,000 रुपये दान किया है इस पर 50% जो टैक्स है ये अनिवार्य टैक्स, इस प्रकार का टैक्स हो जाता है। और ये आपको हर हाल में इसका 50% छूट आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो भले आपको 1 लाख रुपए से अधिक क्यों ना हो जाए, ठीक है। भले यहाँ सवाल में ये शर्त रखा हुआ है कि 1 लाख रुपए से अधिक आपको छूट नहीं मिलेगी। अब उसके बाद क्या कह रहा है, तो उस अधिकारी द्वारा देय आयकर की गणना कीजिए। अब देखिए, कुल वार्षिक आय 10 लाख रुपए से अधिक होने पर 10% अधिभार कर लगेगा। ये अधिभार कर है, इसी को इंग्लिश में बोला जाता है सरचार्ज, ठीक है, सरचार्ज, SURCHARGE, ठीक है, सरचार्ज। तो अब ये क्या होता है, देखिए अब थोड़ा सा ये सरचार्ज या अधिभार कर क्या होता है समझ लीजिए। देखिए, इसमें कह दिया कि एक इसमें कर्मचारी की कुल वार्षिक आय 20 लाख रुपए बता दिया है और सवाल में कह रहे हैं कि 10 लाख रुपए से अधिक की वार्षिक आय होने पर, ठीक है, आपको अधिभार कर देना है 10%। अब देखिए, गवर्नमेंट की स्कीम ये है, वर्तमान में भारत सरकार की स्कीम ये है कि अगर आपकी वार्षिक आय 50 लाख रुपए से ऊपर हो तभी आपको अधिभार देना है। लेकिन अगर सवाल जो क्वेश्चन आप PSC के एग्जाम में बनाने बैठे हैं, अगर वहां पे इस तरह का शर्त दे दी जाए कि कुल वार्षिक आय 10 लाख रुपए से अधिक होने पर आपको 10% अधिभार कर लगाना है या जितना परसेंट, ठीक है, तो वो भले गवर्नमेंट की स्कीम कुछ भी हो आज, लेकिन सवाल जैसा दिया गया है आपको उसके आधार पे अधिभार कर लगा देना है। अब देखिए वो कैसे लगाएंगे, तब इसके लिए अब क्या है, आयकर की दरें भी दी गई हैं कि किस दर पे आपको कर लगेंगी। तो पहला, 2 लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं देना है। दूसरा, 2,01,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक 10% आयकर देना पड़ेगा। 5 लाख रुपए से अधिक, अर्थात 5,01,000 रुपया मतलब उससे अधिक ही हो गया, उससे लेके 10 लाख रुपए तक 20% आयकर देना पड़ेगा और 10 लाख रुपए से अधिक की स्थिति में 30% आयकर देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, इसके अतिरिक्त भी कुछ है, तो इसके अतिरिक्त देय आयकर पर 3% शिक्षा उपकर लगता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त देय आयकर पर, मतलब
और इतने सब मिला के जितना भी आयकर देना पड़ेगा उनमें 3% आपको शिक्षा उपकर भी लगा कर देना है। तो अब देखिए हल करना शुरू करेंगे। तो इस तरह से आप हल करेंगे। तो आयकर से छूट, पहले क्या क्या छूट मिलेगा पहले हम उसको निकालते हैं। तो पहला सामान्य भविष्य निधि जमा। अब चाहे तो यहाँ प्रश्नानुसार लिख सकते हैं या ना भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है। तो सामान्य भविष्य निधि में क्या करता है, देखिए 5,000 रुपये प्रति माह जमा करता है। तो एक साल का कितना हो जाएगा, एक साल में 12 महीना, तो 12 बार जमा करेगा। तो 12 पंचे 60,000 रुपये वो सामान्य भविष्य निधि में जमा कर दिया। अब दूसरा जीवन बीमा निगम जमा, अब उसमें कितना करता है, तो 4,000 रुपये प्रति माह। तो एक साल का 12 महीना, तो 12 चौक 48,000 रुपये। ठीक है, मैं यहाँ एक त्रुटि कर दिया था इसलिए यहाँ थोड़ा सा हो गया है, अब मैं इसको बता दे रहा हूँ, ये 48,000 रुपये है। तीसरा राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदा है 30,000 रुपये का। और चौथा अनाथालय में दान किया है 20,000 रुपये। अब 20,000 में से सिर्फ 50% का छूट मिलेगा, है ना। तो 20,000 रुपये का 50% आप निकालेंगे तो ये हो जाता है 10,000 रुपये। तो कुल मिलाकर कितना छूट मिल रहा है, तो ये 60,000, 48,000, 30,000 और 10,000। ठीक है, 10,000। तो इन चारों को मिलाने के बाद कितना होता है आप देखेंगे। ठीक है, तो अब देखेंगे तो योग पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब ये 60,000, 48,000, 30,000 और 10,000 इन सब को मिलाने के बाद हो जाता है 1,48,000 रुपये। लेकिन देखिए सवाल की शर्त क्या है, सवाल की शर्त को देखिएगा तब आपको पता चलेगा कि छूट की अधिकतम सीमा 1,00,000 रुपये होगी। ठीक है, सभी बचतों पर छूट की अधिकतम सीमा 1,00,000 रुपये होगी। तो यहाँ पर तो कितना हो गया, 1,00,000 रुपये और 48,000 हो गए, 1,48,000 रुपये हो गए। तो क्या इतना छूट मिलेगा, इतना तो नहीं मिलेगा। तो क्या सिर्फ 1,00,000 रुपये मिलेगा, नहीं, 1,00,000 भी नहीं मिलेगा। इसमें क्या है देखिए 1,00,000 रुपये तो सवाल के शर्त के अनुसार है, लेकिन जो 20,000 रुपये उसने अनाथालय में दान किया था उसका 50% तो अनिवार्य छूट है। तो 1,00,000 रुपये वो शर्त के आधार पे हो गया और 10,000 रुपये जो 20,000 का जो 50% हुआ 10,000 रुपये वो अनिवार्य छूट है। ठीक है, तो इस आधार पे हम आगे क्या लिखेंगे, चूंकि यह राशि 1,00,000 से अधिक है, यह है ना 1,48,000, 1,00,000 से अधिक हो गया, अतः आयकर से छूट योग्य राशि। अब आयकर से छूट योग्य राशि, इन कीवर्ड्स को आपको देखना है। ठीक है, अभी आयकर से छूट योग्य राशि हम निकाल रहे हैं। तो आयकर से छूट योग्य राशि कितना है, तो 1,00,000 रुपये शर्त के अनुसार और 10,000 रुपये अनिवार्य छूट। तो कुल मिला के दोनों कितना हो गया, जोड़ दे देंगे तो 1,10,000 रुपये। तो छूट योग्य राशि कितना हो गया, 1,10,000 रुपये हो गया। ठीक है, तो अब आयकर की गणना योग्य आय कितनी है, अब वो देखते हैं। आयकर की गणना हम कितनी जो उसकी कमाई है सालाना इनकम उस पर करेंगे। तो देखिए 20 लाख रुपए उसकी कुल सालाना इनकम है, लेकिन 1,10,000 रुपये उसको छूट मिल गया, तब कितनी राशि बची जिस पर हमें गणना करनी है, तो ये हो गया 18,90,000 रुपये। इस पर हमें गणना करनी है, तो इसको हम बराबर करते करते इस तरह से लिख देंगे। अब इसका अगला स्टेप हो जाएगा क्या, अब हम आयकर की गणना करेंगे। ठीक है, अब आयकर की गणना करेंगे तो जो चार्ट दिया रहेगा, जो आयकर की दरें दी गई हैं उनके आधार पे हम गणना करेंगे। तो पहला क्या रहता है, 2,00,000 रुपए तक आयकर 0 है। ठीक है, 2,00,000 रुपए तक की आय पर आयकर कितना है, 0 रुपये, कोई आयकर नहीं देना है, मतलब 0 रुपये करेंगे। 2,00,000 से अधिक और 5,00,000 रुपए तक, तो 2,00,000 से अधिक और 5,00,000 रुपए तक में कितना हो जाता है, तो ये 3,00,000 रुपए हो जाता है। 2,00,000 से अधिक और 5,00,000 रुपए तक 3,00,000 रुपए हो जाते हैं। तो 3,00,000 का 10% ये 30,000 रुपये हो जाता है। उसके बाद 5,00,000 से अधिक, उसी 5,01,000 रुपया हो गया, मतलब 5,00,000 से अधिक हो गया। तो 5,00,000 से अधिक और 10,00,000 रुपए तक, देखिए अब ये जो लिखेंगे इसी तरह फिगर में ही लिखेंगे। 5,00,000 से अधिक और 10,00,000 रुपए तक 20%, तो 5,00,000 से अधिक और 10,00,000 के बीच में कितना हो जाएगा, कुल 5,00,000 रुपए हो जाएंगे। तो 5,00,000 रुपए का 20% लगेगा, तो 20% में हो जाता है 5,00,000 का 20% 1,00,000 रुपए। अब देखिए हर चीज आपको कैलकुलेट करके निकालने की आवश्यकता, यहाँ गुणा भाग करने की नहीं है,
देखिए वहाँ पे जो आपको चेक करने के लिए बैठे रहेंगे उनको इतना पता है, ठीक है, तो इसलिए आपको उतना टेंशन नहीं लेना है। इसके अतिरिक्त क्या है, तो 10 लाख से अधिक पर कितना है, 30% देना है, ठीक है। 10 लाख से अधिक वाली जो आय हैं उन पर 30% देना है। तो 10 लाख से अधिक, अब देखिए उनकी आय कुल कितनी है, 18,90,000 रुपये, और 10 लाख से अधिक इसमें से कितना हुआ, तो 8,90,000 रुपये। तो 8,90,000 रुपये जो 10 लाख से अधिक है उस पर 30% देना है, तो 8,90,000 का 30% हो जाता है ये 2,67,000 रुपये, ठीक है। 2,67,000 रुपये जो 8,90,000 का 30% हो जाता है, ये हो गया। अब आयकर कुल इन सभी का योग करेंगे, कुल कितना आयकर हो गया, ठीक है। ये 0, ये 30,000, ये 1,00,000, ये 2,67,000, तो कुल मिला के इतना आयकर बन रहा है। तो कितना आयकर बना, तो इसका योग करेंगे तो ये हो जाता है 3,97,000 रुपये, ठीक है। 3,97,000 रुपये हो जाता है, तो कुल इतना आयकर। अब देखिए अधिभार की गणना हमें अभी करनी है, ठीक है। हमने इतना जो है इतनी दरों पर कुल जितनी 10%, 20%, 30% या 0% पर जो भी जितनी लगी, ठीक है, इन दरों पर जितनी हो सकी मतलब आयकर हमने उतना निकाल लिया और सबको जोड़ लिया। तो इतना जोड़ने के बाद अब सरचार्ज की शर्त क्या है, सरचार्ज की शर्त ये थी कि 10 लाख से अधिक होने पर 10% अधिभार कर लगेगा, ठीक है। तो 10 लाख से अधिक की आय है, सालाना आय 10 लाख से अधिक है, तब उस पर अधिभार कर तो हमें लगाना पड़ेगा, लेकिन अधिभार की कर कितना है, 10%। अब वो किस पर लगता है दोस्तों, तो देखिए ये आयकर जो हमने निकाल के रखा है, जो चार्ट दिया हुआ है प्रतिशत की दरें उसकी चार्ट, तो उसमें जो आयकर निकला हुआ है उसी का 10% जो है अधिभार या सरचार्ज लगता है। तो सरचार्ज या अधिभार बराबर आयकर का 10%, प्रश्नानुसार आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो 3,97,000 का 10% कितना हो जाएगा, तो ये हो जाता है 39,700 रुपये। तो ये हो गया अधिभार कर, ठीक है। अतः अब देखिए ये आयकर इतना निकला था और ये अधिभार, तो ये आयकर और अधिभार को जोड़ने पर ही देय कर हो जाता है, देय आयकर। तो अतः देय आयकर बराबर आयकर धन अधिभार कर, ठीक है। तो आयकर कितना निकला था, 3,97,000 रुपये, और अधिभार निकला था 39,700 रुपये। इन दोनों को जोड़ने पर हो जाता है, यहाँ बराबर करके आप 4,36,700 रुपये, इतना हो गया, ठीक है। इतना देय आयकर है। अब इस देय आयकर पर हमें 3% शिक्षा उपकर भी लगाना है। तो अब शिक्षा उपकर कैसे लगाएंगे, देखिए, तो देय आयकर शिक्षा उपकर बराबर हो जाएगा देय आयकर का 3%। तो देय आयकर हो जा रहा है 4,36,700 रुपये। अब इसका 3/100, ये 3% हो गया, 3/100, ठीक है। 10% 10/100, 20% 20/100, तो 3% चाहिए तो 3/100। तो ये दोनों जीरो यहाँ से काट दीजिए, यहाँ से काट दीजिए, हालांकि आपको काटना नहीं है, ठीक है, बस ऐसे कर लीजिए। ये दोनों जीरो कट गया, यहाँ से दोनों जीरो कट गया, और 3 का गुणा बाकी इतना में कर लीजिए, तो ये हो जाता है 13,101 रुपया, ठीक है। माफ कीजिएगा, कभी कभी गलत हो जा रहा है। तो 13,101 रुपया हो जाता है शिक्षा उपकर। और इस शिक्षा उपकर को जोड़ने पर कुल आयकर बनता है, ठीक है। इसलिए अतः कुल आयकर हो जाएगा ये 4,36,700, ठीक है। और इसी का जब हमने 3% निकाला तो ये 13,101 रुपये। तो इन दोनों को मिलाने के बाद ये हो जाता है 4,49,801 रुपये, ठीक है। 4,49,801 रुपये। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इसमें आपका अधिभार भी जुड़ गया, सरचार्ज और शिक्षा उपकर भी जुड़ गया, प्लस आपका आयकर, तो ये तीनों चीजें। तो देखिए इस सवाल को आप एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है। आप वीडियो आगे पीछे करके धीरे धीरे आप देख सकते हैं मैंने कैसे कैसे आपको, देखिए जो भी इसकी आवश्यक शर्तें थी मैंने आपको पूरा बताया है। और अगर कुछ गलती हो गया होगा तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिए, ताकि
आने वाली वीडियो में मैं उस गलती को सुधार सकूं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस तरह से आप इसको स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो तो आपको पसंद आया ही होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दीजिए। बस आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है दोस्तों। थैंक यू।